हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने अभी तक जो वीडियोस देखी हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्री की देख ली है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ने एक दूसरी वीडियो देखी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट की, ठीक है। तो आज हम अरिथमेटिक का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एक शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि पूरी अरिथमेटिक की जो नींव होती है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके सामने। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज़ होंगे, क्या होंगे, वही सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। लिखा हुआ है ए एंड बी इज कॉल्ड रेशियो इफ़ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर दो नंबर हैं तो ये रेशियो के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इनको सेम टाइप का होना चाहिए। अब सेम टाइप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉयज़ का गर्ल्स के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि बॉयज़ एक अलग चीज़ है, गर्ल्स एक अलग चीज़ है, तो कभी भी बॉयज़ का गर्ल्स के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैन का वुमेन के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैन एक अलग टाइप है और वुमेन एक अलग टाइप है, तो कभी मैन का वुमेन के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह काऊ का गोट के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि काऊ एक अलग टाइप की चीज़ है और गोट एक अलग टाइप की चीज़ है, तो रेशियो कभी भी निकाल नहीं सकते। क्योंकि मैंने कहा है कि रेशियो हमेशा उन्हीं चीज़ों का निकलता है जो कि सेम टाइप की होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो आखिर किसका रेशियो निकाल सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए बॉयज़ का गर्ल्स के साथ रेशियो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कहीं पे लड़कों की संख्या दी है और कहीं लड़कियों की संख्या दी है तो उस संख्या का रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ काऊ नंबर ऑफ गोट का रेशियो निकाला जा सकता है। कहीं पर गाय की संख्या दी गई, कहीं पे बकरी की संख्या दी गई है, तो उनका रेशियो निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, क्या होता है। ए और बी दो चीज़ें रेशियो के फॉर्म में हो सकती, बशर्ते कि वो किस टाइप की हों, सेम टाइप की हों, ठीक है। अगर सेम टाइप की हैं तब तो रेशियो निकाल सकते हैं, सेम टाइप की नहीं तो रेशियो निकाल नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए अपॉन बी एक रेशियो है हमारा, ठीक है, और ए और बी मान लीजिए सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो हमने ए को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया और बी को भी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रेशियो को किसी भी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब रेशियो को किसी भी नंबर से हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ठीक है सबको। जैसे मान लीजिए कहीं पे 3/4 लिखा, तो 3/4 एक तरह से रेशियो का फॉर्म है, ठीक है। तो 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x अपॉन जो 4x आया, ठीक है। तो ये जो x है, इस x की वजह से हमारे रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि क्या होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है कि दो चीज़ें रेशियो के फॉर्म में हो सकती हैं अगर वो सेम टाइप की हों, ठीक है। रेशियो में होने के लिए चीज़ों का सेम टाइप का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा रेशियो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ रेशियो के टाइप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। रेशियो का पहला टाइप होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ए अपॉन बी, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गानुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए अपॉन बी रेशियो है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देंगे ना, स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं 3/4 लिखा है, कहा गया 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सीधे क्या कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है।
इसी तरह सब डुप्लीकेट रेशियो को क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है हिंदी में वर्गमूलानुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और ए अपॉन बी कोई रेशियो दिया गया है, कहा गया इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 9/16 लिखा गया है, ठीक है, कहा गया इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो बस सीधे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो अंडर 9 के वैल्यू 3, अंडर 16 के वैल्यू 4, ठीक है। तो 3/4 इसका क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, घनानुपात होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेशियो दिया गया ए अपॉन बी के फॉर्म में और उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालना है, बस दिए गए रेशियो का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, क्योंकि इसका नाम ही है घनानुपात, मतलब क्यूब किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 8/3, ठीक है, कहा गया 8/3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो या घनानुपात क्या होगा, तो 8 का क्यूब कर दीजिए और 3 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगली बात आती है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है घन मूलानुपात, ठीक है। मतलब अगर कोई ए अपॉन बी रेशियो के फॉर्म में उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना, तो बस क्या कर देना है, हमें क्यूब रूट निकाल लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया गया है आपको 7/9 कहा गया इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, बस इसका क्या कर दीजिए, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 7/9 क्या होता है, 9, क्यूब रूट ऑफ 512 8, तो आंसर क्या आ गया 9/8, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। तो रेशियो के हमने शुरुआत के 4 टाइप पढ़े, कौन कौन से, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, दिए गए रेशियो का बस स्क्वायर कर दीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो में मतलब वर्ग मूलानुपात में क्या करना है, दिए गए रेशियो का बस स्क्वायर रूट ले लीजिए। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करना है, दिए गए रेशियो का बस क्यूब कर दीजिए। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करना है, दिए गए रेशियो का बस क्यूब रूट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और रेशियो का टाइप होता है, उसको कहते हैं इनवर्स रेशियो, ठीक है। आइए इनवर्स रेशियो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए अपॉन बी कोई रेशियो है, ठीक है, ए अपॉन बी कोई रेशियो, कहा गया इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, ठीक है। मतलब बस पलट के आपको लिख देना है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, ठीक है। जैसे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/2 दिया गया, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/2 दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहा गया इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, 3/2 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 2/3, ठीक है। देखिए इसको करने का जो सही तरीका होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ 2 रेशियो, उसका इनवर्स रेशियो निकालना आपके लिए आसान है, लेकिन 3 रेशियो या 4 रेशियो हो जाते तो उनका इनवर्स रेशियो जिस तरह से आप अभी निकाल रहे हैं उस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इनवर्स रेशियो निकालना होता है तो उसके लिए एक बेसिक मेथड तो होता है कि एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ 3 और 2 का इनवर्स रेशियो निकालना है, तो हमेशा 3-2 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। 3-2 का एलसीएम 6 आया, ठीक है। 6 को 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 2, ठीक है। 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 3, ठीक है। तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या आ गया, 2/3। कुल मिला के बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी का इन्वर्स रेशियो निकालना है तो एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड में बस आपको क्या करना होता है, जो भी रेशियो दिए जाए उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 3-2 का एलसीएम 6, 6 को एक बार 3 से भाग दीजिए, एक बार 2 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं कभी भी एलसीएम मेथड को प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो हम लोग इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए एक अगला मेथड, दूसरा मेथड देखेंगे, उसको कहते हैं ढक्कन मेथड। कौन सा मेथड, ढक्कन मेथड, ठीक है। तो आइए देखें ढक्कन मेथड क्या होता है। ढक्कन मेथड इन्वर्स रेशियो निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए रेशियो बी 3/2 का इन्वर्स रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बस जिसका इन्वर्स रेशियो निकालना तो उसको ढक लीजिए, ठीक है। जैसे 3 को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब 2 का इन्वर्स रेशियो निकालना है तो 2 को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 को लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह ए रेशियो बी रेशियो सी का इन्वर्स रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 2 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 6, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 2 का इन्वर्स रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 को ढक लिया, 3 और 1 दिख रहा है, 3 1 कम 3, ठीक है। इसी तरह 3 का इन्वर्स रेशियो निकालने का, 3 को ढक लिया, 2 1 कम 2, क्लियर है, ठीक है।
अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 रेशियो दिए जाएं, उनका इन्वर्स रेशियो निकालने की बात आ जाए, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी वही तरीका। अगर एक का इन्वर्स रेशियो निकालना है, एक को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 2 3 4, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 4 3 1, 4 3 12, 12 1 कम 12, ठीक है। फिर 3 का निकालना है, 3 को ढक लिया, 4 दूना 8, 8 1 कम 8, ठीक है। इसी तरह 4 का निकालना है, 4 को ढक लिया, 3 दूना 6, 6 1 कम 6, ठीक है। तो क्या आ गया, 24 12 8 और 6, इसका इन्वर्स रेशियो आ गया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं 24 12 8 और 6 किसी एक सेम नंबर से कट रहा है, तो अगर ये कट रहा है तो हम काट भी लेंगे। कैसे काटेंगे देखिएगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, ये चारों नंबर सेम नंबर से कटने चाहिए। चारों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ठीक है। तो 24 को 2 से काटा 12, 12 को 2 से काटा 6, 8 को 2 से काटा 4, 6 को 2 से काटा 3, तो इसका इन्वर्स रेशियो फाइनली क्या आ गया, 12 6 4 3, ठीक है। तो इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए आज से कौन सा मेथड, ढक्कन मेथड। बस ढक्कन मेथड में क्या करना है, कुछ करना नहीं, बस जिसका निकालना उसको ढक लिया, बाकी के बच्चों को वहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो की बात करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का मतलब होता है अनुपातों का संयोजन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या अनुपातों का संयोजन हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 2 रेशियो दिए गए हैं, एक ए रेशियो बी दिया गया और एक बी रेशियो सी, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में क्या करना होता है कि 2 अलग अलग रेशियो दिए जाते हैं या 3 अलग अलग रेशियो दिए जाते हैं या और भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। उन सारे रेशियो को बस कंबाइन करना होता है, जो अलग अलग दिए जाते हैं उनको कंबाइन करके बस एक साथ लिख देना होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या अनुपातों का संयोजन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या अनुपातों का संयोजन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 दिया गया है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करने के बाद क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब सुन लीजिए, कॉम्बिनेशन की भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, सुनिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, ठीक है। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन हम तभी कर सकते हैं जबकि यहाँ पे जो लास्ट में चीज़ लिखी हो, जैसे लास्ट में यहाँ बी लिखा है वही यहाँ शुरुआत में लिखा हो, तभी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा होता ए रेशियो बी, ठीक है, और सी रेशियो डी, तब हम कॉम्बिनेशन कभी भी ना कर पाते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कभी भी कॉम्बिनेशन करने के लिए ये एकदम बहुत ज़रूरी होता है कि जो यहाँ पे रेशियो में लास्ट में लिखा हो वही यहाँ पे शुरुआत में लिखा हो, तभी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ बी लास्ट में लिखा है तो यहाँ बी शुरू में लिखा है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 2 अलग अलग रेशियो का हमें कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको करने का भी एक तरीका हो, जैसे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 था, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एरो पे आपको ध्यान देना, एरो पे, ठीक है। 4 किस तरफ एरो जा रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, ठीक है। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या आ गया, 8 12 15, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 3 से किया 15, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 8 रेशियो 9, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7 रेशियो 6, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो अगर हमें निकालना है तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे बी अंत में और यहाँ बी शुरू में, इसलिए कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 और 8 56, फिर 7 को 9 से, 7 9 63, फिर 9 को 6 से, 9 6 54, ठीक है। तो क्या आ गया 56 63 और 54। पहले क्या करना होता है, सीधे फिर तिरछा फिर सीधे, बात समझ में, उल्टा एन बनाना होता है, ठीक है। तो कभी भी 2 अलग अलग रेशियो दिए जाएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 अलग अलग रेशियो अगर दिए जाएँ तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा थोड़ा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 दिया गया है, ठीक है। बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 दिया गया है, ठीक है। सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5 रेशियो 6 दिया गया है, ठीक है। और हमें इनका कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, पहले आइए चेक करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि
नहीं हो सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ बी अंत में, यहाँ बी शुरू में है। ठीक है, यहाँ सी अंत में, यहाँ सी शुरू में। इसका मतलब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अंत में होना चाहिए वही शुरू में, जो अंत में होना चाहिए वही शुरू में, इसलिए हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ए रेशियो बी कितना दिया गया, 1:2, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 5:6। ठीक है, अब जब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्या आएगा, अब वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी 3 अलग अलग रेशियो दिए जाएँ, उनको कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन तीनों को सीधे 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 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो किनारे वाले रेशियो इनको एकदम सीधे मल्टीप्लाई करीजिए। कैसे करना है, देखिए 5 3 15 और 15 1 15। ठीक है, 5 को 3 से किया 15, 15 को 1 से किया 15 लिख दीजिए। ठीक, पहला स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। पहले सीधे जाना है फिर ऐसे घूम जाना है। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, पहले सीधे जाना है, बस एरो पे ध्यान देना है। पहले सीधे जाइए सेकंड स्टेप में, फिर घूम जाइए। क्लियर है, 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पहले घूम जाना है फिर सीधे जाना है। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 20 दूना 40। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौक 20 और 20 को 2 से किया, 20 दूना 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिर लास्ट वाले स्टेप में भी सीधे 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 जाना है। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 दूना 48। ठीक है, कैसे आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं, बस पहले और आखिरी स्टेप में तो सीधे सीधे जाना है, बीच वाले स्टेप में कैसे जाना है, सीधे जाओ घूम जाओ घूम जाओ सीधे जाओ। ठीक है, बस ये काम करना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सीधे 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 5 3 15, 15 1 15, 5 3 15। ठीक है, 15 दूना 30, फिर 5 चौक 20, 20 दूना 40, फिर 6 चौक 24, 24 दूना 48। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये भी सेम ही है, बस कॉम्बिनेशन आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 दिया गया, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:1 दिया गया, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5:7 दिया गया और इसका कॉम्बिनेशन हमें करना है। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ हो सकता है, यहाँ बी अंत में, यहाँ भी बी शुरू में, यहाँ सी अंत में, यहाँ सी शुरू में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे 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 जाना है आपको। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 3 30, ये देखिए 30 आ गया। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने, सीधे जाके घूम जाओ। ठीक है, 5 दूना 10, 10 चौक 40। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, पहले घूम जाओ फिर सीधे जाओ। ठीक है, तो 5 1 5, 5 चौक 20। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, सीधे 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 जाना है, तो 7 1 7, 7 चौक 28। क्लियर है सबको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे करना समझ में आ गया। ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन करना होता है तब तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे बस ऐसे सीधे जाओ फिर घूम जाओ और फिर सीधे चले जाओ। ठीक है, और 3 का कॉम्बिनेशन करना होता है तो वो और ज़्यादा आसान होता है। पहले सीधे 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 जाइए, ठीक है, फिर सीधे जाके घूम जाइए, फिर घूम जाइए, फिर सीधे जाइए, फिर सीधे 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 चले आइए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे करना है समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे कहीं पे कभी कभी लिखा रहता है A/B बराबर C/D बराबर E/F। ठीक है, और बराबर, ठीक है, ऐसे मतलब कि 2-3 रेशियो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे A/B बराबर C/D बराबर E/F लिखा है, तो आज के बाद से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो में ऊपर वाले टर्म्स हैं, ठीक है, और रेशियो में जो नीचे वाले टर्म्स हैं, ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो जो आएगा वो भी इसके 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 क्या होगा, बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि A/B C/D और E/F आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इन तीनों की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी, और जो भी इन तीनों की वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बस मैंने ये कहा कि अगर मैं सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दूं और सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, ठीक है, तो सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी इसके 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 क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, कि मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए A/B बराबर 1/2 दिया गया है। ठीक है, C/D बराबर 2/4 दिया गया है, E/F बराबर 3/6 दिया गया है। ठीक है, आप खुद बताइए 1/2 का मतलब तो 1/2 ही होता है, 2/4 का मतलब भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, और 3/6 को भी काटेंगे तब भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। बात समझ में आ रही, मतलब सबकी वैल्यू किसके बराबर है,
1/2 के बराबर है, ठीक है। अब वही काम हम करने जा रहे हैं, पहले ऊपर लोग जोड़ लीजिए, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 4 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, 6/12 भी कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कि जब ये कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा ये दिखे वैसा ये नहीं, हाँ बस ये होना चाहिए कि काटने के बाद तीनों का जो रेशियो में फॉर्म है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1/2 आ रहा था तो ये भी 1/2, तो ये भी 1/2 है, ठीक है। तो अगर ये तीनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, तो समझ जाइए कि इन तीनों का ऊपर एडिशन, इन तीनों का नीचे एडिशन भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है A/B बराबर C/D, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है A/B बराबर C/D लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आज के बाद से कि इससे चीज़ें करना थोड़ा सा आसान हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर A में से मैं C घटा लूँ, ठीक है, और B में से D घटा लूँ, ठीक है। A में से C घटा लिया, B में से D घटा लिया, ठीक है। या उल्टा भी कर सकता हूँ, C में से A घटा लिया, D में से B घटा लिया। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर A माइनस C कर रहे हैं तो B माइनस D करना पड़ेगा, ठीक है। अगर C माइनस A कर रहे हैं तो D माइनस B करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। घटा लूँ, ठीक है। या फिर मान लीजिए A में मैं C जोड़ दूँ और B में D भी जोड़ दूँ, ठीक है। तो कुछ भी करने से, जो भी मैंने काम किया ऐसा कुछ भी करने से A/B जितना आएगा उतना ही C/D आएगा, उतना ही A/C/B/D आएगा, उतना ही C माइनस A/D माइनस B आएगा, और उतना ही A+C/B+D आएगा। मतलब इन पांचों के रेशियो में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। इस बात का एकदम गारंटी है, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A/B 1/2 है, ठीक है, यहीं से उठा लिया, और C/D 2/4 है। बस ये दोनों रेशियो में सेम होने चाहिए, ये और ये दोनों रेशियो में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो A/B 1/2 था, C/D 2/4 था, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा कि अगर ये 1/2 तो क्या ये भी 1/2 है, तभी ये सारी बातें सही होंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 1/2, ये भी 1/2 था, तो फिर वही काम किया हमने, कहा A माइनस C किया तो 1 - 2 -1 आता है, और 2 - 4 -2, इसको काटेंगे, देखिए 1/2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 2 - 1 1 आ रहा है, 4 - 2 2 आ रहा है, देखिए 1/2 आ रहा है। जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 2 जोड़ा 6, तब भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ऊपर दोनों रेशियो को माइनस कर ले रहे हैं, आगे पीछे कैसे भी करके, ठीक है, दोनों को जोड़ ले रहे हैं, तब भी रेशियो की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 3/2, इसकी वैल्यू आपको दी गई। मतलब इस तीनों की रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ठीक है। तो आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है 2A + 3C + 5E अपॉन 2B + 3D + 5F का मान क्या होगा, ठीक है। आइए पहले यही वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन मैंने कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पे जो A/B था इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने शुरुआत में बताया था कि रेशियो को कभी भी ऊपर नीचे सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब ये 2A हो गया, 2A/2B, ये 3C/3D, ये 5E/5F, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सारे ऊपर वाले जोड़ दिए, सारे नीचे वाले जोड़े। देखिए 2A + 3C + 5E है, ठीक है, 2B + 5D + 3D + 5F है, ठीक है। तो आप बताइए क्या इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसकी मान भी क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है MA² + NC² + P² + MB² + ND² + PF² का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ देखिए A/B जबकि यहाँ A² हो गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, A² B² C² D² E² F², ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो MA² / MB², ये देखिए हो गया ना। इधर n से कर दिया तो क्या हो गया, NC² / ND² हो गया ना। इधर p से कर दिया तो P² / PF² हो गया, ठीक है। फिर सारे ऊपर वालों को जोड़ लिया, फिर सारे नीचे वालों को जोड़ लिया, बराबर आंसर क्या आएगा, 9/4, ठीक है। कुल मिला के आपको बस ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान इस पे देना है कि यहाँ A/B है तो क्या यहाँ पे भी, और ये देख लेना है कि क्या ऊपर नीचे जो
वो कांस्टेंट है वो सेम, जैसे यहाँ एम एम है, यहाँ एन एन है, यहाँ पी पी है, ठीक है। तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसको देख लेना कि क्या ए अपॉन बी है, तो क्या यहाँ ए अपॉन बी की ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए यहाँ क्यूब होता तो मैं यहाँ भी क्या कर देता, क्यूब कर देता। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई अपॉन एम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे एन स्क्वायर से कर दिया ऊपर नीचे ना, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर से ऊपर नीचे कर दिया है ना, ठीक है। तो उसके अलावा ए बी सी में देखिए मैंने कोई फ़र्क नहीं किया, ठीक है। ए प्लस सी बी प्लस डी प्लस एफ वैसे ही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 3/2 ही आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको आंसर कब चेंज होगा, जबकि यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब हो जाएगा तब आंसर चेंज होगा। कभी भी किसी भी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले पेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात अगर ये सारी चीज़ें रेशियो के फॉर्म में बराबर हैं, ठीक है, तो इनके न्यूमरेटर का एडिशन, इनके डिनोमिनेटर का एडिशन भी हमेशा आपस में क्या होगा, इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो रेशियो आपस बराबर है तो न्यूमरेटर घटाने पर और डिनोमिनेटर को घटाने जो रेशियो आएगा या जोड़ने पर भी जो रेशियो आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर रेशियो में ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया गया और ऊपर वालों जोड़ दिया कि नीचे वालों जोड़ दिया तो कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जबकि इधर ए है, अगर इधर ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात नाम से ही पता चल रहा है, जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। देखिए लिखा हुआ है व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, समानुपात में, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 6/12 और कहीं लिखा है 7/14, ठीक है। तो 6/12 मतलब 1/2 और 7/14 मतलब भी 1/2, ठीक है। तो बताइए ये 1/2 1/2 के बराबर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो 6/12 रेशियो है 7/14 रेशियो के भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ए अपॉन बी एक रेशियो और एक रेशियो सी अपॉन डी है, ठीक है। और ये रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि ए अपॉन बी एक रेशियो ही है तो इसको ए रेशियो बी लिख लिया, इसको सी रेशियो डी लिख लिया, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब भी दो रेशियो आपस बराबर होता है तो वो प्रपोर्शन में कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वल टू का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रपोर्शनलिटी का साइन आता है, मतलब 4 डॉट आ जाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ए रेशियो बी इज़ प्रपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है इसी के ऊपर एक थ्योरम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको कहते हैं कंपाउंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। युगांतर अनुपात का नियम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंडो डिविडेंडो थ्योरम और हिंदी में कहते हैं युगांतर अनुपात का नियम, ठीक है। और ये नियम तभी लग सकता है जबकि दो रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी था, ठीक है। मतलब ए का बी के साथ रेशियो, सी का डी के साथ रेशियो आपस में बराबर था, तो यहाँ पे हम योगांतर अनुपात का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। अब योगांतर अनुपात का नियम होता क्या है, बस ये देख लीजिए। और ये तभी लगता है जबकि दो रेशियो आपस में क्या हो, बराबर है, वैसे नहीं लग सकता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे जरा देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है कि यहाँ जो ए न्यूमरेटर है और बी क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो एक बार ए में बी जोड़ दीजिए तो ए प्लस बी हो गया, और एक बार ए में बी घटा दीजिए तो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो जो काम इधर किए वही काम इधर कर लीजिए। एक बार सी में डी जोड़ दीजिए तो सी प्लस डी हो गया, एक बार सी में डी घटा दीजिए तो सी माइनस डी हो गया, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होंगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए ए प्लस बी, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दीजिए मतलब ए माइनस बी। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए मतलब सी प्लस डी, और सी माइनस डी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात का ख्याल हमेशा आपको रखना है, ठीक है। तो जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होंगे तो उनके उसमें योगांतर अनुपात का नियम लग सकता है, ठीक है। और योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है
कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, मतलब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो इस वाले पेज में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब भी दो रेशियो आपस बराबर होते तो उनको किस में कहते हैं, प्रपोर्शन में कहते हैं। ठीक है, तो a रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी था, तो a रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर दो रेशियो आपस बराबर तो उसमें कौन सा नियम लग सकता है, युगांतर अनुपात का नियम या कंपाउंडर थ्योरम। ठीक है, कंपाउंडर थ्योरम क्या होती है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दीजिए, तो दोनों का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे टाइप्स ऑफ रेशियो होते हैं वैसे टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन भी होते हैं। ठीक है, तो समानुपात के प्रकार। ठीक है, अब देखिए पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती, हिंदी में क्या होता है, मध्यानुपाती। ठीक है, जैसे ए, इसमें आप सीखना है थोड़ा सा आपको, जैसे ए बी सी तीन रेशियो हैं। ठीक है, आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है। ठीक है, तो ए को कहते हैं फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, या प्रथमानुपात। बी सेकंड नंबर पे आता है इसलिए बी को सेकंड प्रपोर्शन या द्वितीय अनुपात। ठीक है, सी थर्ड नंबर पे आता है इसलिए सी को थर्ड प्रपोर्शन या तृतीय अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझिए। और बी जो आता है वो ए और सी के बीच में आता है इसलिए बी को मध्यानुपात भी कह सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि जब भी मीन प्रपोर्शन की बात होगी तो यहाँ पे दो रेशियो दिए रहते हैं और तीसरा निकालना होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीचों बीच जो मेन प्रपोर्शन होगा वो हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन रेशियो हैं। ठीक है, अब ए बी सी तीन रेशियो इस तरह से हैं, देखिए किस तरह से हैं कि ए का बी के साथ रेशियो, जैसे मान लीजिए मैंने पहले शुरुआत के दोनों ले लिए, ए का बी के साथ रेशियो और अंत के दोनों बी का सी के साथ रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ बी को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ए को सी से कराएंगे तो ए सी आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा तो बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, रूट ए सी आ गई। क्लियर है? ठीक है, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि 9 और 4 का मीन प्रपोर्शन निकालिए। अगर 9 और 4 का मीन प्रपोर्शन निकालना मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पक्का ये ए होगा और ये क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ 9 गुणे 4 36 हो जाएगा, 9 गुणे 4 36। ठीक है, अंडर 36 की वैल्यू क्या होती है, 6, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी दो रेशियो दिए जाएँ, जैसे मान लीजिए ए और सी दिया जाए और बी निकालना है तो उसके लिए आपको मध्यानुपात वाले या मीन प्रपोर्शन वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी या बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन रेशियो थे तो सी तीसरे नंबर पे आ रहा है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तृतीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी ए बी सी तीन रेशियो अगर दिए जाएँ, ठीक है, और हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही काम पहले के दो रेशियो, ए का बी के साथ रेशियो और बी का सी के साथ रेशियो मान लीजिए आपस में क्या है, बराबर और बराबर रहता भी है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्योंकि हमें तृतीय अनुपात निकालना तो सी की वैल्यू, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अभी बस ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं अभी इसके ऊपर आगे चल के आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो द्वितीय अनुपात में क्या याद रखना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तृतीय अनुपात में सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब होता है चतुर्थानुपात। ठीक है, अगर ए बी सी डी आर 4 रेशियोज, अगर ए बी सी डी 4 रेशियो हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी अगर 4 रेशियो हैं तो किस तरह से हैं, जरा देखिए। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब भी होता है चतुर्थानुपात, इसका मतलब हमें एक और रेशियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ए बी सी डी 4 रेशियो हैं तो उसको कैसे डील करेंगे, जरा देखिएगा। ठीक है, क्या होगा, ए का बी के साथ रेशियो और सी का डी के साथ रेशियो हमने मान लिया कि आपस में क्या है, बराबर है, तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर बी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी सी अपॉन ए आएगी। बात समझ में आएगी? तो आपको ये और ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मेन प्रपोर्शन में क्या ध्यान रखना है कि हमेशा बीच की वैल्यू बी की निकलती, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बराबर ए सी या बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन की बात हो तो थर्ड प्रपोर्शन में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ए बी सी तीन रेशियो हैं। ठीक है, सी की वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन है। ठीक है कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्ट नहीं भी याद करेंगे, निकाल भी सकते हैं फटाक से। ठीक है, और चार रेशियो दिए जाएँ तो वहाँ से फोर्थ प्रपोर्शन निकलता है, तो क्या आता है, डी बराबर बी सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए
अब थोड़ा सा हम लोग रेशियो को पढ़ना भी सीख लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग को रेशियो को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। आइए हाउ टू रीड रेशियो, ठीक है। आइए रेशियो को पढ़ना मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं A/B बराबर 2/3 लिखा है, ठीक है। अगर कहीं पे A/B बराबर 2/3 लिखा है तो बताइए इस रेशियो में कितने लोग शामिल हैं? 2 लोग शामिल हैं, A और B, ठीक है। तो क्या करिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 में 3 जोड़ा कितना आ गया? 5। तो ये जो 5 आया है, मतलब A में B जोड़ने पर जो आता है वो होता है टोटल। हमेशा उसको क्या कहेंगे कि वो इन दोनों का क्या है? टोटल है, ठीक है। जैसे A/B बराबर 2/3 था, तो 2 में 3 जोड़ा 5 आया, तो जो 5 आया वो टोटल रेशियो है, ठीक है। अब इस 5 में से A का हिस्सा कितना है? 2 है, और इस 5 में से B का हिस्सा कितना है? 3 है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे अलग अलग करना है तो अलग अलग कैसे करेंगे? A का हिस्सा A/B बराबर 2/3 में से A का हिस्सा मुझे अलग करना है, तो कैसे करेंगे? A का वैल्यू में क्या करूँगा? A का वैल्यू ऊपर रखूँगा 2, ठीक है, और टोटल कितना था? 5। अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि A के पास 2 है, कितने में से? 5 में से, ठीक है। B का अलग करना है तो B का ऊपर रखूँगा बटे, मतलब जिसको भी अलग करना हो तो उसको ऊपर रखते हैं बटे टोटल, ठीक है। तो B का वैल्यू 3 है, कितने में से? 5 में से, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए, इसको भी पढ़ना सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है A/B/C बराबर 2/3/6, ठीक है। तो इस सब को जोड़ दीजिए, तो ये टोटल रेशियो को दिखाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 3 9 9 2 11। इसका मतलब इन सब की टोटल रेशियो वैल्यू कितनी? 11 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ 11 में से A के पास कितना है? 2, ठीक है। तो A के पास 2 है, कितने में से? 11 में से, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2/11। B के पास कितना है? 3, कितने में से? 11 में से, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 3/11, ठीक है। C के पास कितना है? 6, कितने में से? 11 में से, और C की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग थे, लेकिन मान लीजिए कभी कभी सिंगल भी दिया जाता है, ठीक है। लिया जाता है कि A के पास 3/7 भाग है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए A बराबर कहीं 3/7 लिखा है तो उसको पढ़ना भी आपको आना चाहिए। क्या है, कैसे? A के पास 3/7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 7 है, लेकिन A के पास कितना है? 3 है। बात समझो, जो बचा 4 है वो हो सकता है किसी और के पास हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए B बराबर 9/11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो B के पास टोटल 11 है, ठीक है। टोटल मतलब 11 है, लेकिन B के पास कितना है? 9 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो A के पास टोटल 7 है, मतलब कि टोटल 7 था, लेकिन A के पास कितना था? 3। यहाँ पे B के पास 11, टोटल 11 था, लेकिन B के पास कितना था? 9, ठीक है। तो अब रेशियो को पढ़ना आ गया सबको, ठीक है। तो जब अलग अलग 2 लोगों की अलग अलग बात हो तो कैसे पढ़ेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ ले, 3 2 5, टोटल 5 है। 5 में से A के पास 2, तो 2/5, ठीक है। B के पास 3, 3/5, ठीक है। अगर एक ही बंदे की बात हो रही है, ठीक है, जैसे A बराबर 3/7 लिखा है, तो कैसे पढ़ेंगे कि टोटल 7 है, लेकिन उसमें से A के पास कितना है? 3, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए, यहाँ पे अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4/13 इज़ प्रोपोर्शनल टू 64/1, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसका मतलब ये जब भी हटे तो किसका साइन आएगा? इक्वल टू का आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो गया, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4/13 बराबर क्या होगा? 64/x होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? 13 गुणे 64/4, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आएगा? 16, और 13 गुणे 16 कितना आ गया? 208, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन हो गया। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 0.4/1.4 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1.4/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.4/1.4 बराबर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, ठीक है, 1.4/x, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 1.4 इंटू 1.4 और बटॉन 0.4, ठीक है। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 0.7 आएगा, और 7 सत्ते 49, कितना आ गया? 4.9। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। आपसे कह रहा है A/C का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं पहले कॉम्बिनेशन वाला तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कभी कभी पूरा पूरा हमसे पूछ लेता है कि पूरे A/B/C का मान क्या होगा, ठीक है।
तो उस समय तो हमको फिर कॉम्बिनेशन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन वाला तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लो पूरा कॉम्बिनेशन ना पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए, तो उसके लिए अभी एक छोटा तरीका भी बता देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे पहले कॉम्बिनेशन वाला तरीका देख लें, वो तो सभी लोग कर लेंगे। A/B दिया गया 2/3, ठीक है। B/C दिया गया 4/5, ठीक है। तो बस सीधे कॉम्बिनेशन कर दीजिए। अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, A/B/C, ठीक है। क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूना 8, अभी शुरू में बताया था। 4 को 3 से किया, 4 तियाँ 12, 5 को 3 से किया, 5 तियाँ 15, ठीक है। तो A/B/C अगर पूछा जाता तो आंसर आता हमारा 8/12/15, लेकिन हमसे A/C पूछा गया तो आंसर क्या आएगा, A का रेशियो 8 है, B का C का 15, तो आंसर क्या आएगा, 8/15 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको इतना सब करना ना हो, ठीक है। आपसे मान लीजिए A/B/C ना पूछा जाए, आपसे केवल A/C पूछा जाए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमसे A/C पूछा गया था ना, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला रेशियो A/B, ठीक है, और इनटू क्या कर देना है, B/C कर देना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो A/B कितना था, 2/3, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि B से B कट जाएगा, ठीक है। तो A/C बचेगा, ठीक है। तो A/B कितना था, 2/3 था। क्लियर है, ठीक है। और B/C कितना था, 4/5 था। वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 तियाँ 15, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, जो अभी अभी बता दिया, ठीक है। पहला तरीका कॉम्बिनेशन वाला, वो तो सभी को आता है, और दूसरा तरीका डायरेक्ट, कि अगर A और C, देखिए पहले और लास्ट का पूछा गया है, तो बस क्या करिए, दिए गए सारे रेशियो को आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 2/5, C/D बराबर 8/9, तो A/D का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें भी पहले का और अंत का पूछा गया है, तो हम इसमें भी वही काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो गया, पहले आइए कॉम्बिनेशन से सीख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए A/B/C/D, ये पूछ लिया जाए, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन आना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन मैंने बताया भी है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। A/B/C/D निकालना है, तो A/B था 3/4, B/C था 2/5, C/D था 8/9, ठीक है। अब कैसे करेंगे, पहले हमने कहा था सीधे सीधे सीधे, तो 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। फिर 8 दूना 16, 16 चौक 64, ठीक है। फिर 8 पंच 40, 40 चौक 160, ठीक है। 9 पचे 45, 45 चौक 180, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमसे किसका किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया A और D का, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है, 48, D का कितना है, 180। तो 48/180 करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, और इधर 15, 4/15, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे A/B/C/D, ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। मान लीजिए पूरा रेशियो ही पूछा जाए, तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमसे ये A/D पूछा गया, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखिएगा, A/D पूछा गया है ना, बस पहला और अंत, ठीक है। तो क्या करिए, A/B इंटू B/C, सारे रेशियो बस सीधे मल्टीप्लाई किया करिए, डरा ना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे A/B कितना था, 3/4, ठीक है। यहाँ पे B/C कितना था, 2/5, ठीक है। और C/D कितना था, 8/9 था। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे 3 तियाँ 9, ठीक है, और 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 5 तियाँ 15, 4/15 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि A/B बराबर 5/9, B/C बराबर 4/3, C/D बराबर 2/3, D/E बराबर 2/5। आपसे कह रहा है A/E का मान क्या होगा, ठीक है। अब चाहे तो आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, और चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कोशिश किया करिए कि जब पहले और अंतिम का पूछा जाए तो सीधे डायरेक्ट ही किया करिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन से भी मैंने करना आपको बता दिया है, ठीक है। कैसे, पहले आइए कॉम्बिनेशन से देख लेते हैं। जैसे A/B 5/9 था, B/C 4/3 था, C/D 2/3 था, ठीक है। तो पहले हम A, B, B, C और C, D का रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकाला, यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 पंच 40, ठीक है। फिर सीधे जाके घूम जाओ, तो 4 दूना 8, 8 9 72, फिर 2 तियाँ 6, 6 9 54, फिर 3 तियाँ 9, 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ ABCD का रेशियो आ गया, लेकिन हमें A और E का चाहिए, तो A का रेशियो तो हमें यहाँ से पता चल गया 40 है, और D का कितना 81, ठीक है। तो अब AD
और डी यहाँ है, ठीक है। तो अब क्या करिए, मुझे ए से ई पे जाना है, तो यहाँ से ए रेशियो डी निकाल लीजिए। तो ए रेशियो डी कितना आएगा, 40:81, ठीक है। और डी रेशियो ई क्या, कहने का मतलब ये है कि पहले आप क्या करिए कि ए बी सी डी का रेशो निकाल लीजिए। जब ए बी सी डी निकालेंगे तो वहाँ से ए और डी का रेशो पता चल जाएगा, फिर ए डी और डी ई का कॉम्बिनेशन कर दीजिए ना। तो ए डी कितना था 40:81, डी कितना था 2:5, ठीक है। यहाँ आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो ए रेशियो डी रेशियो कितना 40 दूना 80, ठीक है। 81 दूना 162, 81 पंचे 405, ठीक है। हमें ए रेशियो ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 80 रेशियो 405 काटेंगे इसे 16 से, तो 16 रेशियो 81 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तरीका वैसे भी लेंदी है थोड़ा सा, मैं प्रीफर नहीं करूँगा इसको, लेकिन हो गया तरीका ये भी होता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पहले और लास्ट का बस रेशियो निकालना है, तो फिर वही तरीका करिए, ठीक है। ए अपॉन ई निकालना है, यहाँ ए अपॉन बी लिख लीजिए, इंटू बी अपॉन सी, इंटू सी अपॉन डी, इंटू डी अपॉन ई लिख लिए, ठीक है। तो ए अपॉन बी कितना था 5/9 दिया गया था, बी अपॉन सी 4/3, सी अपॉन डी 2/3, डी अपॉन ई 2/5, ठीक है। देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया, 9 त्रिक 27, 27 3 81, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी पहले और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस तरह से सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो आपको फिर पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए ये लास्ट पेज है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:7, सी रेशियो डी बराबर 8:9, ए रेशियो डी का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ए और डी का मान, मतलब पहले और अंतिम का मान पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ ए अपॉन डी लिख लीजिए, फिर ए अपॉन बी को, बी अपॉन सी को, सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ए अपॉन बी कितना था 3/4, बी अपॉन सी कितना था 5/7, सी अपॉन डी कितना था 8/9, ठीक है। काट लीजिए, 3 3 9, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10/21 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। बस कुल मिला के आपको यहाँ पे कट करना है, ठीक है। आइए वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/2 सी, आपसे कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मुझे कॉम्बिनेशन ही एक तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ए रेशियो बी निकाल लेता हूँ, तो ए अपॉन बी करूँगा तो यहाँ 1:3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सी को नीचे ले आऊँगा तो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बी अंत में और यहाँ बी शुरू में, कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ए रेशियो बी है 1:3, बी रेशियो सी है 1:2, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कॉम्बिनेशन में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, 1 को 3 से किया 3 1 कम 3, 2 को 3 से किया 2 3 6, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो से कितना आ गया 1:3:6 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस इसमें यही था कि बी को आपको इस तरफ शिफ्ट कराना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का 30% इज इक्वल टू बी का 0.25 इज इक्वल टू सी का 1/5। तो आपसे कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखिए ए का 30% मतलब ए का मतलब होता है इंटू, ठीक है। 30% मतलब 30/100, ए इंटू 30/100 बराबर बी इंटू डेसिमल हटाएंगे तो 25/100 और बी इंटू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं, और इन सब ये सब आपस बराबर है तो इसके बराबर मैंने एक कांस्टेंट मान लिया के, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं के का मान निकालूँ तो क्या आएगा, मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो अगर मैं के का मान निकालूँ 0 0 कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर मान लीजिए ए इंटू 3/10 बराबर के हो गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या आएगा 10k/3 आएगा, ये देखिए लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह बी 25 होगा, ठीक है। तो बी बराबर क्या आएगा 4k आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी बराबर क्या आएगा 5k आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुझे यहाँ नीचे से 3 हटाना है, ठीक है। अब कभी भी किसी नंबर को अगर डिनोमिनेटर से हटाना होता है तो जहाँ जहाँ वो नंबर नहीं होता बस वहाँ वहाँ क्या कर दिया करिए, मल्टीप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। जैसे इसके नीचे तो 3 है, मतलब पूरे में 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 कटा तो यहाँ 10k आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12k आएगा और यहाँ पे 5 3 15k आएगा, के भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 10 12 15 आ गया, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, बस आपको एक काम करना है कि ए की वैल्यू यहाँ से के टर्म्स में निकाल लेनी है। क्या आएगी 10k/3, बी की वैल्यू 4k आएगी और सी की वैल्यू 5k आएगी। सारे के कट गए हैं, ठीक है यहीं पे। और
सबको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें 3 क्या करना था, हटाना, ठीक है। तो आज तो मैंने पूरा रेशियो प्रपोर्शन का बेसिक आपको बताया है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ इजी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन अभी चलेगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक का एकदम बेसिक होता है, एकदम नींव होता है, ठीक है, इसलिए अभी ये चलेगा। तो अभी इसकी वीडियो अब कल से लगातार आनी शुरू हो जाएगी, इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करते रहिए, और ग्रुप जो बनाया गया उसमें क्वेश्चंस डालते रहिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।